गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है सब लोगों को? यस सर। देखो अपन ने कुछ फंक्शन देखे हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, और आज अपन देखेंगे एक पॉलिनोमियल फंक्शन लास्ट। एक है लास्ट अपना पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। वैसे इसको बेसिकली इसमें अपन कैटेगरी में नहीं रखें, अलग से इसको देख के चले, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे जैसे कोफिशिएंट चेंज होंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स चेंज होंगे, वैसे वैसे पॉलिनोमियल फंक्शन के रेंज और डोमेन चेंज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। तो पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल को फंक्शन में लिख देते हैं ना, f(x = समथिंग लिख देते हैं, तो वही पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके सभी वेरिएबल्स की सभी पावर्स जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो या फिर होल नंबर्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जिससे पहले बात करते हैं अपन पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करेंगे, 6th होगा आई थिंक। पॉलिनोमियल फंक्शन पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल की, है ना। पॉलिनोमियल आप लोग 9th क्लास से जानते हो, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके सभी टर्म में जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं, सभी वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर दैट इज होल नंबर होनी चाहिए। या फिर अपन बात करें यहाँ पे केवल एक वेरिएबल वाले की, है ना, तो केवल यहाँ पे एक्स ही देखने को मिलेगा या फिर एक ही वेरिएबल देखने को मिलेगा। आप लोग बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल में आप लोगों के सामने लिखता हूँ, इनमें से कौन कौन से वेरिएबल, कौन कौन से पॉलिनोमियल है और कौन कौन पॉलिनोमियल नहीं है। बताइए इनमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, बताओ। बोलो, क्या ये पॉलिनोमियल है x² + 5? अरे ये तो 9th क्लास का ही टॉपिक है। यस सर। 9th 10th में आता है पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो 10th क्लास में पढ़ गया तुम लोग। x² + 5, इज दिस ए पॉलिनोमियल और नॉट? डेफिनेशन देख लो ना, जो डेफिनेशन है उसको फॉलो कर रहा है तो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सभी वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल क्या है इसमें, कितने वेरिएबल है इसमें x² + 5 में? बोलो बोलो, कितने वेरिएबल है? 1। एक वेरिएबल है x, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स यस कितने सर। हैं इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2। 2 टर्म है। जैसे ही प्लस माइनस का साइन आता है वहां से अलग काउंटिंग करते हैं, 1:2, है ना। यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग टर्म काउंट नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। जैसे प्लस या माइनस आता है तब अलग काउंट करते हैं, 1 2 टर्म है। तो यहाँ पे वेरिएबल एक है, सभी में एक ही वेरिएबल है x, ठीक है ना। तो वेरिएबल की पावर चेक कर लो, वेरिएबल की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पे 2। वेरिएबल की पावर कितनी? 3 है। और यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। 0। तो सभी वेरिएबल की पावर, हाँ, इसमें 1 सभी 1। वेरिएबल की, इसमें सभी वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। इसकी बात करें, इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर है या नहीं, बोलो। सर है ना। यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे 1 है, इससे मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट है। अगर इस 3 की पावर 1/2 है जो कि होल नंबर नहीं है, बट ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। बात कर रहा हूं मैं इसकी, वेरिएबल की। वेरिएबल की पावर 3 है। सभी वेरिएबल की, जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं, सभी वेरिएबल की सभी पावर्स अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है। ये भी पॉलिनोमियल है, इसकी बात करो, बताओ। सर ये भी है। ये पॉलिनोमियल, यहाँ पे सर x की ये पावर नहीं कितनी है। है?
यहाँ पे x की पावर कितनी है 1/2 है। रूट x का मतलब 1/2 पावर, रूट क्यूब रूट का मतलब 1/3 पावर, फोर्थ रूट का मतलब जैसे ये लिखा हुआ रहता है ना क्यूब रूट, इसका मतलब होता है x की पावर 1/3, ये होता है स्क्वायर रूट, इसका मतलब होता है x टू दी पावर 1/2। फोर्थ रूट होता है, इसका मतलब x टू दी पावर 1/4। इसी तरीके से फिफ्थ रूट इस तरीके से चलता जाएगा 1/5 ये होता है। तो यहाँ पे x की पावर कितनी 1/2 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x की पावर जो है वेरिएबल की वो होल नंबर नहीं है। इसमें बताओ ये लास्ट वाला रूट x प्लस एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा, सर नहीं होगा। बोलो। सर ये नहीं एक है। पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x की पावर वापस से रूट है ना, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो बस इसी को जब अपन फंक्शन में लिख देते हैं तो पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाता है। जैसे अगर मैं लिख दूं इसको f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया, फंक्शन के रूप में लिख दिया ना इसको, f(x) के फॉर्म में लिख दिया, y के फॉर्म में। अब इसका ग्राफ बना सकता हूँ मैं, डोमेन रेंज निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। इसका ग्राफ कैसे बनाऊंगा, 1 2 3 कुछ वैल्यूज प्लस वाली ले लूंगा, कुछ वैल्यू माइनस वाली ले लूंगा, जो पॉइंट मिलेंगे उनको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल होता है। इसी तरीके से इसको भी अगर मैं इसके फॉर्मेट में लिख दूं फंक्शन के फॉर्म में x³ माइनस √3x, तो ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएंगे, ठीक है ना। ये सब क्या बन जाएंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएंगे। यही होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इसका जनरल फॉर्म अपन देखेंगे, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है कुछ इस तरीके का। पॉलिनोमियल फंक्शन होता है इस तरीके से, मान लो कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू a0 यानी कि कांस्टेंट है प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस इस तरीके से लास्ट में चला जाएगा an x टू दी पावर n, वेयर a1 a2 an आर कोफिशिएंट्स, है ना। an ये जो है ये कोफिशिएंट ऑफ, ये x का कोफिशिएंट, ये है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये पता होगा आप लोगों को, है ना। तो ये रियल नंबर है, a1 a2 an आर रियल नंबर्स, एंड ये जो n है, n कैसा होना चाहिए, n इज ए होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक ही बात है, होल नंबर होना चाहिए। अगर ये n होल नंबर के अलावा कुछ और होता है, है ना, रेशनल नंबर होता है, मतलब फ्रैक्शन में होता है, तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ये जनरल फॉर्म है, यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज होते जाएंगे, ठीक है। कई जगह n की वैल्यू पहले खत्म हो जाएगी, 3 तक खत्म हो जाती है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाता है, n की वैल्यू 2 तक खत्म हो जाती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। 1 तक खत्म हो जाती है तो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। और अगर n की वैल्यू 0 ही रहती है, 0 रहती है, तो फिर वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। जो कांस्टेंट फंक्शन है वो भी एक तरह से पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ये था अपना पॉलिनोमियल फंक्शन। इसमें अलग अलग ग्राफ अलग अलग किस्म का बनेगा, है ना। आर की हर वैल्यू रख सकते हैं, एक्स की जगह हर वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो आर तो डोमेन रहेगा और रेंज भी इन जनरल आर ही रहेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने को मिल सकती है, यहाँ पे सारी वैल्यू मिलेगी, सॉरी। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना। इसकी क्वेश्चन अपन करेंगे तो वो सही से क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं इसके, तो क्वेश्चन करेंगे अपन जब क्लियर हो जाएगा। अगर कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को फंक्शन के फॉर्मेट में लिख दिया जाता है तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, सीधी सी बात है। अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है, अगर मैं लिखूं, देखो इसी तरीके से मैं लिखूं, अगर मैं लिखूं f(x) इक्वल टू √x प्लस एक्स स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रू है या फॉल्स है, f(x) इक्वल टू √x प्लस एक्स स्क्वायर सर इज ए false। पॉलिनोमियल फंक्शन, फॉल्स है ये, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है,
ये पोलिनोमियल नहीं है तो ये फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है ना, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो। एक और है रेशनल फंक्शन। जब दो पोलिनोमियल फंक्शन को अगर अपन फ्रैक्शन में लिख देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो वो रेशनल फंक्शन बन जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब दो पोलिनोमियल फंक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिया जाता है ना, एक के नीचे एक, है ना, तो वो रेशनल फंक्शन बोल देते हैं उसको। तो एक तरह से अपना कांस्टेंट फंक्शन भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हर कांस्टेंट एक पोलिनोमियल होता है। जैसे मैं लिखूं 2/3, तो ये पोलिनोमियल है या नहीं है, 2/3, बोलो 2/3 एक पोलिनोमियल है या नहीं है। ये पोलिनोमियल है क्योंकि आप यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 लिख सकते हो, x टू द पावर 0 1 वापस से 2/3 आ जाएगा। और ये जो 0 है वेरिएबल की पावर, ये एक होल नंबर है, 0 एक होल नंबर होता है, तो हर एक कांस्टेंट भी अपने आप में एक पोलिनोमियल होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो कांस्टेंट फंक्शन भी एक पोलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, होगा, है ना, हर एक कांस्टेंट फंक्शन एक पोलिनोमियल फंक्शन भी होता है, ठीक है ना। क्लियर है बात सब लोगों को ये, बोलो। Yes, यस sir. सर। तो सारे के सारे कांस्टेंट फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, लेकिन सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन नहीं होते। ये कोई भी कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, जबकि कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू के साथ में y की वैल्यू चेंज नहीं हो, ठीक है। तो सारे के सारे कांस्टेंट फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, बट सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन नहीं होते। इस अब एक और देख लेते हैं अपन, रेशनल फंक्शन। कुछ भी नहीं है, जब दो पॉलिनोमियल फंक्शन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिया जाता है तो वो एक आप लोग जो अलग तरीके के फंक्शन है, जैसे मॉड्यूलर फंक्शन का ग्राफ और उसका डोमेन रेंज हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन रेंज, सिग्नम फंक्शन की डोमेन रेंज, ये तो बिल्कुल याद रखें। और इनकी डेफिनेशन भी कि क्या किस चीज को डिफाइन करता है कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन। सेवेंथ है रेशनल फंक्शन बुक से लिख देते, रेशनल फंक्शंस आर द फंक्शंस, रेशनल फंक्शंस आर द फंक्शंस ऑफ टाइप f(x)(gx), f(x)(gx), यही कहा था मैंने। ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन। जब दो पॉलिनोमियल फंक्शन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दिया जाता है तो उनको रेशनल फंक्शन बोलते हैं। आर द फंक्शंस ऑफ टाइप f(x)(gx) where f(x) and gx are polynomial functions, are polynomial functions of x डिफाइंड इन अ डोमेन, कोई भी डोमेन में डिफाइंड है। और यहाँ पे ध्यान रखिए gx की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकती है, आपको पता होगा। ये वाला जो नीचे वाला फंक्शन है वो जीरो नहीं हो सकता, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट कोई डेफिनेट चीज नहीं है ना। gx जीरो नहीं होना चाहिए उसमें, सीधी सी बात है, सबसे पर्टिकुलर कंडीशन यही है।
तो कुछ रेशनल फंक्शन की अगर अपन जैसे रेशनल फंक्शन की एग्जांपल लिखना चाहो तो ये है कई सारे एग्जांपल, जैसे 1/x, ये एक रेशनल फंक्शन है या नहीं बताओ? 1 एक पॉलिनोमियल है या नहीं बताओ? 1 पॉलिनोमियल है, बोलो, अरे बोलो। 1 एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, और x भी एक पॉलिनोमियल है, तो fx अपॉन gx के फॉर्म में है ना ये एक पॉलिनोमियल और नीचे दूसरा पॉलिनोमियल, तो इसके फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो ये, और यहाँ पे नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ये कंडीशन है fx, है ना। इसी तरीके से एक और अगर लिखना चाहूँ gx से रिप्रेजेंट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x² + 3x + 2 डिवाइडेड बाय x - 1, ये भी एक रेशनल फंक्शन है, क्यों? क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल है fx, और ये gx मान लो इसको, एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दिया फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है ना, तो फिर वो क्या बन जाता है अपना, और यहाँ पे भी gx जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो x - 1 जो है x जीरो does not नहीं होना equals to चाहिए, 1. तो इसका मतलब x जो है वो इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक ही बात है। तो इससे फर्क ये पड़ेगा कि जब मैं इसका डोमेन निकालने जाऊंगा ना, इस पूरे पूरे के पूरे रेशनल फंक्शन का gx का डोमेन निकालने जाऊंगा, तो बताओ इसका डोमेन क्या आएगा? इसके डोमेन में हर जगह वैल्यू मिलेगी, बस x इक्वल टू 1 नहीं रख सकता मैं, तो इसका डोमेन आ जाएगा r - 1, ठीक है ना, बोलो क्लियर है? अरे बोलो। Yes sir. और Yes, रेंज sir. क्या आ जाएगी? रेंज तो पूरी की पूरी r आ जाएगी, हर वैल्यू मिल सकती है अपने को, रेंज तो r आ जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है ना। अपन वैल्यूज इस तरीके से रख सकते हैं कि जो मेरे को नंबर चाहिए वो लिख सकता हूँ, इसको किसी के भी इक्वल ला सकता हूँ ना भाई, मान लो मेरे को इसकी वैल्यू क्या लानी है, x² + 3x + 2, अगर इसकी वैल्यू मेरे को 2 लानी है तो इसको 2 के इक्वल रख के x की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ, है ना, तो रेंज r हो जाएगी। और देखेंगे अगर कुछ कंडीशन होगी तो डोमेन का इंपॉर्टेंट याद रखो आप, डोमेन क्या हो जाएगा, r - 1 इसकी डोमेन हो जाएगी, ठीक है ना, ये समझ में आया सब लोगों को? डोमेन डिपेंड करती है न्यूमरेटर पे, सॉरी डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू जीरो रख दो, उसके अकॉर्डिंग निकाल लो क्या कंडीशन निकल के आती है। तो ये कुछ फंक्शन अपन ने देखे हैं, आगे नेक्स्ट चैप्टर में कुछ और देखेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब तक अपन ने जो पढ़ा है अभी तक उनके क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, ठीक है ना। अच्छा, फंक्शन कोई मैपिंग, अगर आपको वर्ड मिले मैप या मैपिंग तो एक ही बात है, फंक्शन कोई मैपिंग ये वर्ड भी यूज कर लिया जाता है ना। इफ एनी फंक्शन, फंक्शन की जगह ये वाला वर्ड मैप या मैपिंग, ये वाला वर्ड भी यूज कर लिया जाता है कई बार, क्योंकि एक तरह से मैपिंग ही हो रही है यहाँ पे, एक सेट से दूसरे सेट में मैपिंग होती है ना, एक वैल्यू रखते हैं दूसरी निकल के आती है, इसलिए इसको मैपिंग भी बोल दिया जाता है फंक्शन की जगह। ये वाला टर्म भी आपको देखने को मिल सकता है ना, इसकी जगह, फंक्शन की जगह। सर स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो इन सबको आप याद रखें। सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन एक्सरसाइज निकालो 2.3, एक्सरसाइज 2.3 निकालो। यस सर, निकाल लिया एक्सरसाइज 2.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था क्या 2.3 का फर्स्ट? Which of the No, following sir. relations are functions? Give reasons if it is a function, determine its domain range। अगर फंक्शन नहीं है तो रीजन देना है, ठीक है, और अगर फंक्शन है तो डोमेन रेंज निकालना है। फर्स्ट का फर्स्ट कर लोगे, वैसे ये वाला इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहाँ पे अगर आपको एक से ज्यादा इमेज मिल रही है, जैसे फर्स्ट देखो, फर्स्ट का फर्स्ट, ये फंक्शन है या नहीं बताओ? सर फर्स्ट है। का फर्स्ट फंक्शन है, एक कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा जिसकी ज्यादा इमेज मिल रही हो मेरे को,
ठीक है, हर की यूनिक इमेज है। और रेंज क्या हो जाएगी इसकी, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन सर 2, 2, 5, 5, 8, 11, 8, 11, 11, 14, 14 और 17. 17। रेंज क्या हो जाएगी, 1। So 1. रेंज में केवल 1 आएगा, सिंगल सेट। और इसके बाद सेकंड का इसी तरीके से कर लोगे, थर्ड इसी तरीके से कर लोगे। अगर कोई ज़्यादा इमेज मिल रही हो तो आपका फिर वो रिलेशन नहीं होगा। जैसे थर्ड वाले की बात, सॉरी फंक्शन नहीं होगा। थर्ड वाले की बात करें तो 1 की इमेज 3 मिल रही है, 1 की इमेज 5 मिल रही है, तो ये फंक्शन नहीं है। कारण क्या लिखोगे, 1 हैज मोर देन 1 इमेजेस, है ना, एलिमेंट 1 हैज मोर देन 1 इमेजेस, तो ये फंक्शन नहीं है। थर्ड में लिखेंगे दिस इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज एलिमेंट 1 हैज मोर देन 1 इमेजेस, क्योंकि 1 की इमेज जो है वो 3 भी है और 1 की इमेज 5 भी है, तो डोमेन रेंज का सवाल ही नहीं उठता। फिर अगर फंक्शन है तो डोमेन रेंज लिखनी है। रिलेशन के लिए लिख सकते हैं, लेकिन फंक्शन की डोमेन रेंज पूछ रहा है अगर है तो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। बताओ एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स, इसकी डोमेन क्या होगा, डोमेन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बताओ। 2 का फर्स्ट मॉड्यूलस फंक्शन आप देख के आए हो, और यहाँ पे लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन नहीं है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड्यूलस -1 मल्टीप्लाई किया हुआ है इसके साथ में। ये मॉड्यूलस फंक्शन नहीं है जो दिया हुआ है इसके क्वेश्चन में, मॉड्यूलस फंक्शन के साथ में -1 मल्टीप्लाई कराया हुआ है, ठीक है। तो दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है एक तरह से, -1 इंटू मॉड्यूलस एक्स, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है ये जो दिया हुआ है ना इसने, एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू मॉड्यूलस एक्स। तो ये एक फंक्शन है पोलिनोमियल फंक्शन, इसको बोल दो कोई भी पी एक्स, और इसको बोल सकते हैं जी एक्स। तो इस तरीके से दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है दो फंक्शन का। ये एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है और ये एक आपका मॉड्यूलस फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो इसका डोमेन रेंज बताओ एक बार, बोलो, डोमेन तो बता दिया करो जल्दी से। एक्स की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, बोलो। अरे आवाज आ रही है सब लोगों को, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो इसमें एक्स की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं अपन, सभी वैल्यू रख सकते हैं ना, एक्स की तो किसी भी जगह अनडिफाइंड यस नहीं सर। है। तो डोमेन तो हो जाएगा आर। रेंज बताओ, रेंज, रेंज बताना, देखना आप रेंज के लिए। ये जो मॉड्यूलस एक्स है ये सारी चीजों को पॉजिटिव कर देता है, और ये जिन चीजों को पॉजिटिव करेगा इसको ये माइनस वापस से क्या कर देगा, बोलो, नेगेटिव कर देगा। अरे एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स है, कोई भी वैल्यू निकाल के देखो तुम, एफ -2 की वैल्यू निकाल के देखो, एफ -2 निकालोगे तो क्या करोगे, -2, इसकी वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ -2 की, बताओ। So 2. 2 है, और ये माइनस पहले से बाहर बैठा है तो ये -2 कर देगा। इसका मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता जिसकी वैल्यू पॉजिटिव मिले आपको एफ एक्स की, हो सकता है क्या, बोलो। नो सर। No, sir. नहीं हो सकता। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी, नेगेटिव रियल नंबर्स, बोलो सही है या कुछ बाकी है, Yes, sir. ये है क्या फाइनल आंसर या कुछ बाकी है, इसमें कमी है कुछ? जीरो हो सकता है या जीरो, Yes, sir. 0 भी हो सकता है. जीरो हो सकता है, तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा ना अपने को, यूनियन इस तरीके से, आर नेगेटिव मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स यूनियन जीरो, जीरो भी तो हो सकता है ना, जब जीरो रखोगे तब तो जीरो आएगा। तो ये तो डोमेन है आर, और रेंज लिखते टाइम आप लोग ध्यान रखिए इनमें गड़बड़ नहीं करेंगे, आर नेगेटिव मतलब नेगेटिव रियल नंबर्स यूनियन जीरो, ठीक है ना। आ गई बात समझ में भाई, ये फंक्शन ही इसने दे रखा है, और याद रखना ये मॉड्यूलस फंक्शन नहीं है, कहीं तुम बोल दो एफ एक्स मॉड्यूलस फंक्शन है, नहीं, मॉड फंक्शन तो ये होता है, लेकिन इसके साथ में -1 मल्टीप्लाई किया हुआ है इसमें, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया अगर अपन इसको डिटेल में देखें। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करो, सेकंड का डोमेन रेंज क्या हो सकता है, देखो इसने ऊपर ही ऊपर जो कहा है उस चीज को पढ़ो तुम सबसे पहले। इसने कहा है अपने को फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन
फॉलोइंग रियल फंक्शन। रियल फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया था, रियल और रियल वैल्यूड फंक्शन जब मैंने बताए थे आपको, एक तो बताया था रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये है ऐसे फंक्शन जिसकी वैल्यू रियल आ रही हो, मतलब जिनमें आप एफ एक्स की जो वैल्यूज है, एफ एक्स ऑलवेज रियल, हमेशा रियल आ रही हो, हमेशा रियल नंबर आ रहे हो। इमेजनरी नंबर आपने अभी पढ़े नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा रियल नंबर आ रहे हो जो आपने पढ़े उनमें से, तो एफ एक्स हमेशा रियल है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन है। दूसरी चीज ये, इसी रियल वैल्यूड फंक्शन, ऐसे रियल वैल्यूड फंक्शन जिनमें जो डोमेन है वो भी रियल हो, या तो रियल नंबर हो या फिर रियल नंबर का कोई सबसेट हो, तो वो होते हैं रियल फंक्शन। ठीक है ना, आ गई बात समझ में? अब देखो सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड को देखो एक बार। बोलो सेकंड की डोमेन रेंज बताओ। सर डोमेन तो आर। डोमेन आर, देखना अब, एफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तुम डोमेन बोल रहे हो आर है ना, इसका मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब एक्स की जगह मेरे को आप वैल्यू निकाल के बताओ, एफ फोर की वैल्यू निकालो। एफ फोर की जब वैल्यू निकालोगे तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9 माइनस 4 स्क्वायर कितना हो गया, 9 माइनस 16 कितना है, -7 रूट है। क्या इसका आंसर जानते हो तुम लोग? ये रियल नंबर है क्या? पहली बात तो नेगेटिव नंबर का जो रूट होता है वो रियल नंबर नहीं होता, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर का रूट रियल नंबर नहीं होता। ऐसी क्वांटिटी कभी सोल्व करी है आप लोगों ने अभी तक? आप लोगों ने रियल नंबर ही पढ़े हैं अभी तक केवल, ठीक है। याद रखना, जब भी रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है, रूट -5, रूट -6, रूट -36, कुछ भी, इसकी वैल्यू ये नहीं होती। जैसे रूट -36 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू -6 थोड़ी होती है, देखो एक बार होती है क्या? अगर इसकी वैल्यू ये है तो इसका स्क्वायर करने पे ये आना चाहिए था -36, जो कि नहीं आ रहा है। -6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बताओ, बोलो बोलो। 36। -6 का स्क्वायर करोगे तो +36 आएगा, तो इसका मतलब इसका रूट ये नहीं हुआ भाई। रूट 36 को आप 6 इसलिए लिखते हो कि 6 का स्क्वायर करने पे वापस 36 मिल जाता है, लेकिन रूट ऑफ -36 को आप -6 नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पे आपको -36 नहीं मिल रहा, +36 मिल रहा है। +6 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पे भी +36 मिलता है, तो इसका मतलब ये रियल नंबर नहीं है, है ना। ये अपन देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में। अभी के लिए तुम इतना याद रखो, जब भी रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है, तो वो नंबर रियल नंबर नहीं होता, और रियल नंबर नहीं है इसका मतलब यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। आप लोगों को पता हो तो आप जब अल्फा बीटा निकालते थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये याद है श्रीधराचार्य मेथड? इसमें आप लोग डी चेक करते थे, डी की जब वैल्यू निकालते थे तब आप एक कंडीशन आती थी, जब अगर डी नेगेटिव होता है, डी क्या है, यही तो है डी, यही है ना डी, बी स्क्वायर -4ac, रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है। अरे इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ, -b प्लस माइनस रूट डी, डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो जब ये डी नेगेटिव हो जाता है तब आप क्या लिखते थे, डी ग्रेटर देन 0 तो आप लिखते थे डिफरेंट रूट, डी इक्वल टू 0 हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है, तब आप लिखते थे इक्वल रूट, और डी जब लेस देन 0 होता था तब आप क्या लिखते थे बताओ, क्या लिखते थे इस कंडीशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए? अरे किसी को तो याद होगा, एक कंडीशन होती थी इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट, या फिर लिखते थे यहाँ पे नो रियल रूट। इमेजिनरी वर्ड तो क्या नहीं आया होगा, नो रियल रूट ये लिखते होंगे, क्योंकि इमेजिनरी टर्म तो जब तक आप लोगों से इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया था, अब आएगा वर्ड, वहां पे आप लिखते थे नो रियल रूट, नो रूट्स नहीं लिखते थे, ध्यान रखना। नो रूट्स जिनको बताया गया है वो गलत है, नो रूट नहीं आता, इसका आंसर आता है नो रियल रूट। मतलब रूट तो हो सकते हैं लेकिन रियल रूट नहीं है, जो अपने अभी तक नंबर पढ़े रियल नंबर, उनमें से इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डी जो है नेगेटिव है, डी नेगेटिव मतलब रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव है, तो जैसे ही रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आती है तो वो नंबर रियल नंबर नहीं रहता फिर, ठीक है, वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर हो जाता है। इसीलिए अपन ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं रख सकते, ये जो रूट के अंदर जो चीज है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बताओ बोलो। आ गई बात समझ में? अरे आ रही बात समझ में? तो अब अपन देखते हैं एक्स की वैल्यू अपन क्या क्या रख सकते हैं।
x की वैल्यू अब अपन क्या क्या रख सकते हैं उसको चेक करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने को ये चीज इस तरीके से x की वैल्यू डिसाइड करनी है कि x की वैल्यू, ये जो रूट के अंदर पूरी क्वांटिटी आ रही है वो क्या है, पॉजिटिव आए या फिर जीरो आ जाए, या तो पॉजिटिव हो या तो जीरो आ जाए। तो कैसे डिसाइड करते हैं, देखना, फॉर fx बी रियल, fx को रियल होने के लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा, बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? अरे ये समझ में आ रही है ना बात, ये क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। रूट जीरो तो जीरो होता है, जीरो से प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, केवल ये क्वांटिटी को नेगेटिव मत होने दो। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब यहां से एक्स की वैल्यू निकालने जा रहा हूं मैं, तो देखो ये कंडीशन बन जाएगी मेरे पास में 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, इनइक्वालिटी अभी तक आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, लेकिन इतना तो पता है ना कम से कम। ये इधर चला गया, बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे नंबर जिनका रूट जो है वो या तो 9 के इक्वल हो या 9 से छोटा हो, एक्स की ऐसी वैल्यूज जिनका स्क्वायर 9 के इक्वल हो या 9 से छोटा हो, तो वो सभी वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हो, तब तक आपका फंक्शन डिफाइंड रहेगा। अदरवाइज ये चीज क्या हो जाएगी, फिर वायलेट हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव चीजें आने लग जाएगी, तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो इस कंडीशन के लिए ये होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा एक्स को, देखो एक बार, x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम -3 रखो यस सर, अब भी तो 9 आता है ना, -3 भी 9 आता है, -2 4 आता है, जो भी छोटा है, -2 रखो यहाँ पे, -2 दैट इज 4, 4 भी 9 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। -1 रखोगे तब भी सेटिस्फाई हो रही है, -2.999 रखोगे तब भी इससे 9 से छोटा ही आता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब x, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, -3 से 3 के बीच में कुछ भी रख दो, -3 से छोटा रखोगे दैट इज -4 रखोगे, जैसे ही यहाँ पे -4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 16, और 16 छोटा नहीं होता, गलत हो जाएगा, 16 जो है 9 से छोटा नहीं होता है, गलत हो जाएगा, इसलिए आप इनके बीच में कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो ये है आपका इसका क्या, बोलो, डोमेन। इस फंक्शन में आपको fx की वैल्यू इसके बीच में रख सकते हो, इसके अलावा कुछ भी रखोगे, इससे बड़ा और इससे छोटा रखोगे, -3 से छोटा और 3 से बड़ा रखोगे, तो फिर ये रूट के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी, तो नेगेटिव आ जाएगी तो वो रियल नंबर नहीं रहेगा। फिर क्लियर हुई बात आपको, बोलो। यस सर। ठीक है, अब दूसरी चीज, रेंज क्या आ जाएगी, थोड़ा सा और सोच के बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, रेंज क्या आ जाएगी, रेंज क्या हो सकती है भाई, या तो ये रख सकते हो या तो ये रख सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू रख के देख लो, वही आएगी, हमेशा उससे छोटी आती रहेगी। रेंज जो है इसको रख के देखो एक बार, 3 को रख के देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 रखो कितना आ रहा है, 0 सर, जीरो। -3 रखेंगे जब कितना आएगा, 0। -3 रखेंगे जब 0। एक बात बताना, क्या इसका नंबर नेगेटिव आ सकता है ये पूरा, ये नेगेटिव तो नहीं आएगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है रेंज, वो 0 से लेके 3 तक हो जाएगी, 0 से लेके 3 तक हो जाएगी। इंटरवल में लिखना पड़ेगा इसको अपने को, ये भी इंटरवल ही है, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता था अगर चाहता तो, -3 से, ये तो आपको याद होगा इंटरवल, अपन ने सीखा था, इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको मैं, डोमेन को। यस सर। अब आप बोलोगे कि डोमेन को सर आपको सेट में लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सेट में अपन तब लिखते हैं जब डिस्क्रीट एलिमेंट मेरे को बताओ, डिस्क्रीट एलिमेंट मतलब इस तरीके से बताओ, अगर आप ये लिखोगे, बताओ, देखना एक बार, अगर आप ऐसे लिख दो करली ब्रैकेट के अंदर -3 to 3, तो इसका मतलब तो ये है कि केवल -3 और 3 आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, -3 से 3 के बीच के सभी नंबर आ सकते हैं, रख सकते हैं अपन, तो आपको फिर इंटरवल में लिखना पड़ेगा पूरा, ये पूरी रेंज आ रही है, तो इसलिए आपको -3 to 3 दोनों तरफ क्लोज
क्लोज इंटरवल है ना। सेम यहाँ पे हो जाएगा, रेंज 0 से 3 तक वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। इस तरीके से देखो एक बार, ये कुछ फंक्शन दे रखे हैं। फोर्थ थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह वैल्यूज रखना है और आंसर निकालना है ना। जैसे f0 पूछा है तो एक्स की जगह क्या रखोगे, बोलो। 0 0 रख देंगे, इस तरीके से निकाल लेना। डायरेक्ट वैल्यूज पूछिए, राइट डाउन द वैल्यूज, है ना। आगे देखो, आगे ये लैंग्वेज वैसे ही लिखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। फिर भी ये मैं बता देता हूँ ये फंक्शन क्या काम कर रहा है। ये फंक्शन ये काम कर रहा है कि आप जो सी की वैल्यू रखोगे ना, यहाँ पे एक्स की सी की वैल्यू, वो सी की वैल्यू रखोगे डिग्री सेंटीग्रेड में, और ये आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करके दे देगा किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में। ये फंक्शन यही है, देखो लिखा हुआ है डेफिनेशन में, द फंक्शन टी, टी एक फंक्शन है, जैसे एफ एक फंक्शन होता था, जी एक फंक्शन होता था, वैसे द फंक्शन टी विच मैप्स, अगेन वही फंक्शन के लिए मैपिंग या मैप्स वर्ड यूज में लिया जाता है, विच मैप्स या कन्वर्ट कर देता है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब जैसे ही आपको जो भी वैल्यू निकाली है, भाई मेरे को 30 डिग्री को फ़ारेनहाइट पे आंसर लाना है, तो ये सी की जगह 30 लिख दो इसमें, तो ये 30 को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही वैल्यूज निकालनी है, T0 मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आंसर आ जाएगा आपके पास में फ़ारेनहाइट में, ठीक है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप लोग ट्राई करना, और लास्ट वाला भी ट्राई करना एक बार, फिर कल अपन डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है ना। इसके 2.3 आप सर ट्राई करेंगे रैशनल पूरी। फंक्शन के लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक बार आप सही कर दो ना, बोर्ड को मतलब सही कर दो। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था क्या? इसको तो देख लेना, वापस से रिकॉर्डिंग में कहीं एडजस्ट कर लेना। इसका तो नहीं लेना है स्क्रीनशॉट, रियल बोलो। सर इसको देख लेना आप लोग, है ना, मैं बाकी चीजों को मिटा देता हूँ। लो, रिलेशनल फंक्शन, हो गया। कल नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, आप लोग जब तक ये पूरी एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे और रिवीजन स्टार्ट कर दे, क्योंकि टेस्ट है आने वाला है प्रभु। एंड करता हूँ मैं सर क्लास। हाँ बोलो। सर ग्रुप में मैसेज आया था कि एडमिट कार्ड लेना है, तो किसको लेना है, पेरेंट्स को या स्टूडेंट को? मतलब कोई भी आ सकता है ना उसके लिए, तो आप तुम्हें आना है स्टूडेंट नहीं, को वैसे मतलब तो। किसके लिए है, तो वो है किस चीज़ के लिए? टेस्ट के लिए ही होगा, और तो किसके लिए होगा, क्या है मतलब ग्रुप में मैसेज ज़रूरी है क्या है, लेना? मैंने देखा नहीं। टेस्ट के लिए होगा, यू एडमिट कार्ड तो सर जरूरी है। ऐसे लिखा हुआ है, यू ऑल हैव बीन इन्फॉर्म दैट एफ इज गोइंग टू बी कंडक्ट फ्रॉम 11th जुलाई, सो ऑल द पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कलेक्ट एडमिट कार्ड ऑफ देयर वार्ड। हाँ तो फिर पेरेंट्स के लिए बोला है, तो पेरेंट्स को ही आना है, ओके। ठीक है ना। अगर नहीं है, नहीं हो पाता तो तुम लोग आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर पेरेंट्स का आना नहीं हो पाता है तो। तो टेस्ट देने के लिए जरूर लेना। हाँ टेस्ट के लिए जरूरी है, तभी मैसेज किया होगा तुम लोगों को, ठीक। चलो क्लास एंड करता हूँ।